ज़िंदगी इतनी लंबी क्यों है? कभी सोचा है ये सवाल जब किसी औरत के या किसी भी इंसान के मन से निकलती तो है पर ज़बान से बाहर नहीं आती। क्या कहते हैं ये शब्द? ये शब्द ये कहते हैं कि आपकी दुनिया थमी हुई है और आपके आसपास की दुनिया बड़ी ही तेज़ी से चलती जा रही है। जब हमारे खुद के माँ बाप की सोच यहीं तक रह जाती है या हमारी सोच यहीं तक रह जाती है कि टाइम पे शादी कर दो वरना आगे चल के बच्चे होने में दिक्कत होगी, तो ससुराल वालों की सोच भी तो यहीं तक ही रहेगी कि घर में बहू लेकर के आओ, बच्चा पैदा करेगी, जैसे उसका बच्चा पैदा करने का ही काम है। आपने कभी खुद के साथ पैनिक अटैक महसूस करा है? कभी आपने ये एक्सपीरियंस लिया है जब आपकी खुद की दिल की धड़कन आपको ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही हो और आपके आसपास हो रही एक्टिविटी आपको बिल्कुल समझ ही ना आ रही हो? दिल की धड़कन तेज़ है और सर पे तूफ़ान चल रहा है, सिर्फ आप अपने ही गोल चक्र में घूमे जा रहे हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के कारण, समाज की नासमझी के कारण, खुद के आधे अधूरे ज्ञान के कारण, या जो भी परिस्थिति कह लीजिए। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अपनी 21-22 साल की लड़की की शादी धूमधाम से करने वाले माँ बाप बड़े ही ताव में आकर के कि हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी समय पर पूरी कर दी, उसके बाद का समय लड़की अपना खुद देखे। वो खुश होते हैं ऐसे माँ बाप कि उनको ये लगता है कि हमने कितनी आलीशान शादी करी है, आज पूरे गांव में हमारी जय जयकार हो रही है या पूरे शहर में हमारी बातें हो रही हैं। और इतने बड़े दिखावे और ढकोसले की पूरी जिम्मेदारी एक 21 साल की लड़की के कंधों पे आ जाती है। मुझे एक सवाल करना है कि अगर आपको लगता है कि जब लड़की के कंधे इतने ही जिम्मेदार थे या इतनी ही वो समझदार हो गई थी, तो उसकी समझदारी का इस्तेमाल किसी अच्छी जगह पे क्यों नहीं किया गया? माता पिता को भगवान मानना चलो अच्छी बात है, पर माता पिता का खुद को ही भगवान मान लेना। अगर एक फ़ैसला उन्होंने अपनी बेटी के किस्मत में लिख दिया शादी का, फिर चाहे कैसा भी हो, हमने तो बहुत आलीशान और बड़े ही खर्चे के साथ तेरी शादी करी है, अब तो वहाँ ज़बरदस्ती खुश रह करके हमें इस चीज़ का एहसास ज़िंदगी भर दिला कि हमने कितना बढ़िया फ़ैसला तेरे लिए किया है। क्या ये सही? पता है, हाथ उठाना या मार पीट करना या तलाक दे देना, ये बड़े बड़े काम इतना दुखी नहीं करते। आर या पार की सिचुएशन फिर भी एक पल के लिए इंसान को संभलने का मौका देती है, पर इन परिस्थितियों से गुजरते गुजरते जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो बहुत भयानक होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी भारी भरकम होती है ना कि एक 30 तक भी नहीं पहुंची हुई औरत जिसके पास शादीशुदा है, पति है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं घर बैठे बैठे। उसको अंदर ही अंदर घबराहट महसूस होती है। उसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, उसे कोई गले लगाने वाला नहीं है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, पर फिर भी वो अपना काम कर रही है। पता है उसके दिल में क्या चल रहा होता है कि ज़िंदगी इतनी लंबी क्यों है? जल्दी जल्दी सब अपना अपना सब जल्दी में बच्चों का कर दूं, अच्छे से उनकी पढ़ाई करा दूं, ये करके मैं जल्दी से सुकून से मैं मर जाऊं, मैं लकड़ियों में लेट जाऊं, मैं कब्र में लेट। आज जिन आंटी की कहानी मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ ना, आज कहानी मैं आपको दूसरे सेशन में सुनाऊंगी। आज मैं सिर्फ उनके विचार सुनाना चाहती हूँ। जब पहली बार जब मैं उनसे मिली, उनसे खुल के जब बातें हुई ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों का एक भूखा इंसान जिसके सामने आप खाना रख दो, पहले वो रोएगा और फिर खाने को देखेगा और फिर ठूस ठूस के खाना खाने की कोशिश करेगा, पर तब भी वो खाना नहीं खा पाता क्योंकि इतने सालों में ना पेट की हालत ख़राब हो चुकी होती है। वही ज़िंदगी की हालत भी थी। इतने सालों से कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, मायूसी चेहरे पर, सुंदरता कहाँ चली गई पता ही नहीं है, सेहत का पता नहीं है। बस इतना पता है कि मैं मशीन हूँ, मुझे सुबह 5 बजे उठना है और रात को 12 बजे तक सोना है पूरा काम ख़त्म करके। आंटी कहती हैं कि औरत होने के सारे नियम मुझे पता हैं, मैं उन नियमों को मानती भी हूँ। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, चुलबुलापन जो शादी से पहले मेरे पास था, वो सब मैं शादी के बाद अपने मायके में पुराने कपड़ों की तरह छोड़ कर के आ गई। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये तो मैंने कहीं सुना ही नहीं था कि आपको अगर एक नेल पॉलिश भी लगानी है, आपको अगर आँखों में काजल भी लगाना है, तो उसके लिए भी मुझे पति से गाली सुननी पड़ेगी।
आंटी का ये कहना है कि मैंने जिस वक्त शादी की थी, शादी के बाद मैं एक बार अपनी बालकनी में आई थी, वो भी किसी रीत रिवाज के चक्कर में। उसके बाद मैं उस घर से कभी कदम बाहर निकाल ही नहीं पाई। सिर्फ और सिर्फ घर से बाहर कभी मायके जाना हो तो घर के बाहर से ही गाड़ी में बैठ करके मैं अपने मायके की तरफ निकल जाती थी। तब दूर दूर तक मैं सिर्फ आंखों से ही जगह को निहारती थी, लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाई। पति की भी सोच बिल्कुल अपनी तरफ पे सटीक थी कि कितने दिन फड़फड़ाएगी, एक ना एक दिन अपनी इच्छाओं को तो उसको खुद ही मारना पड़ेगा। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, ये खुद ही मार देगी। और वही हुआ। फिर वही किस्से थे कि आंटी मायके जाने के लिए गाड़ी में बैठती थी, नज़रें नीची करके सीधा अपनी दहलीज में ही आंखें ऊपर करती थी। मैं एक गांव की लड़की थी। मेरे यहाँ पे ना काजल चम्मच में बनाया जाता था और जानबूझ करके बच्चों की आंखों में लगाया जाता था कि बच्चों की आंखें बड़ी लगेंगी और नज़रें नहीं लगेंगी। मुझे काजल लगाने की आदत पड़ गई थी। मैं जब भी मायके जाती थी ना, मैं वहाँ पे अपने पापा को देखती थी। मेरे पापा खुद की और अपने चुने हुए जमाई की बहुत बड़ी बड़ी तारीफ़ करते थे। उनके हिसाब से मेरे पास 3 टाइम का खाना और एक छत है, वो उसी में ही उनको लगता था कि यही तो हमारी ज़िम्मेदारी है, यही तो हमारा फ़र्ज़ है। पर मैं हमेशा यही देखती थी कि जिस बाप ने मुझे ज़िंदगी भर मेरी बेटी, मेरी रानी, उसने ये महसूस क्यों नहीं करा कि मेरी बेटी इतने सालों से मायके आ रही है, उसकी आंखों में काजल क्यों नहीं है। जो रेगुलर काजल लगाते हैं ना, आपने कभी उनकी आंखें देखी होंगी। एक दिन अगर वो काजल ना लगाएं तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है चेहरे पर, कोई तो बहुत बड़ी मायूसी है चेहरे पर। मैं तो काजल भी नहीं लगाती थी और मेरी ज़िंदगी में मायूसी भी थी। दोनों ही चीज़ें मेरे माँ बाप नहीं देख पा रहे थे, या देख भी रहे थे तो शायद मुझे एहसास नहीं करवा रहे थे। मैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मायके ज़रूर जाती थी। वहाँ पर ना मुझे ना जैसे बकरे को हलाल करने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है ना, मेरे मेरे ज़बान के नीचे से निवाला जाता ही नहीं था। पर मुझे खूब बिठा के खूब खिलाया पिलाया जाता था 3 दिन। मेरी माँ जितनी बार मुझे रोटी खिलाती थी उतनी बार रो रो के गले लगाती थी। वो मुझे इसलिए गले नहीं लगाती थी कि वो मुझे मिस कर रही है, वो इसलिए गले लगाती थी कि बेटा तेरे पापा ने जो भी फैसले लिए हैं उसका मान सम्मान रख लियो, वरना तेरा बाप टूट जाएगा, हमारे घर का आदमी टूट जाएगा। अपने एक गलत फैसले से वो दिल पे इतना लगा लेगा कि शायद वो फिर खुश ना रह पाए या कुछ भी है। यही तो बचपन से सिखाया जा रहा है कि आपने अपने घर के मर्दों को खुश रखना है। बाप है, भाई है, ससुर है, पति है, पर एक एक ऐसा चित्त, एक ऐसा मन ज़रूर निकल के आता है घर परिवार में से जिसकी बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती। आंटी के और आंटी के पति में या आप में भी कई सालों का फ़र्क होगा। 5-6 साल पति पत्नी के बीच में फ़र्क होना आम बात है। नई नई शादी करके आती है ना, तो पति बड़ा लगता है और लड़की छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया लगती है। पर कुछ सालों में घर की जिम्मेदारियाँ और उल जलूल चीज़ों के चक्कर में वही आदमी आपसे बहुत छोटा लगना शुरू हो जाता है और आप बूढ़े लगने शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ इतना सोचिए कि आपकी ज़िंदगी का हर एक पल ना खुशी के साथ जा रहा है और आप सिर्फ ये दिन गिन रहे हो कि अभी तो सिर्फ इतने ही साल हैं, आगे और कितने साल हमें पता भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी इस चीज़ में नहीं कट रही कि हमें कल ये करना है, वो बनाना है, या इसकी शादी के लिए ये तैयार करना है, उसकी शादी के लिए वो तैयार करना है, इस त्यौहार के लिए ये बनाना है, ये ख़रीदना है। बहुत कम किस्मत वाली होती हैं ऐसी, वरना कुछ का तो ये हाल होता है कि आज सांस ले रहे हैं, कल फिर सांस लेनी होगी, कल फिर जीना होगा, कल फिर दुनिया देखनी होगी। बच्चों का मुंह देख करके जीऊँ या ना जीऊँ। हाँ, तो मैं कहाँ थी कि कुछ ही सालों की शादी में मैं अपने पति से भी उम्र में बड़ी दिखने लग गई थी। और उसके बाद घर में क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ी थोड़ी देर में टोका टाकी के कारण मेरी मानसिक संतुलन भी बहुत ज़्यादा ऐसा निर्भर हो गया था कि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मेरी किस चीज़ से किसको बुरा लग जाएगा और किस चीज़ से कौन क्या मुझे कह देगा,
इसी सोच में मुझे लोगों ने, अपने ही ससुराल वालों ने धीरे धीरे पागल भी बोलना शुरू कर दिया था। शक्ल सूरत भी वैसी हो गई थी और हरकतें भी वैसी हो गई थी। बस दिल में एक ही चीज़ चलती थी कि बहुत जल्द, बस जल्दी ही ये ज़िंदगी का मेरा चक्र ख़त्म और मैं मौत को जल्द से जल्द गले लगा लूँ। सब अच्छे से निपट जाए, बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए, उनकी स्कूलिंग अच्छे से हो जाए, सबको अच्छे से सब कुछ हो जाए। किसी के लिए मन में कोई मलाल भी नहीं था। बस इतना ही था कि गलती क्या थी मेरी, गलती क्या हो गई थी मुझसे। आप में से कई मर्दों और परिवारों को तो ये तक नहीं पता होगा कि सामने खड़ी आपकी बेटी या आपकी बहू या आपकी पत्नी के मन में अपने ही लिए वो 10 का नुकसान नहीं करना चाहती। वो अलग ही होती हैं, वो उन औरतों की प्रजाति अलग होती है, ठीक है, जो दूसरों का नुकसान करके अपने आप को बहुत हरा भरा कर लेती हैं। पर जो कुछ बहुत सादगी से भरी औरतें होती हैं ना, इन लोगों के दिमाग में ना कई बार ऐसा चलता है कि प्रभु अब बहुत हो गया है, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं लौट के ना आऊँ, मैं सो रही हूँ, सुबह मैं उठूँ ही ना, किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, मैं किसी के लिए तकलीफ़ बनना नहीं चाहती, मैं किसी के लिए बदुआओं का घेर टोकरा अपने अंदर भी नहीं बिठाना चाहती, मैं किसी के लिए दिमाग में कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहती। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे कारण सब दुखी हैं, तुम मुझे उठा लें। जैसे आप अपनी माँ के गर्भ से इस दुनिया में आते हैं ना, आपका फ़र्ज़ अपनी माँ के प्रति होता है, वैसा ही फ़र्ज़ आपका आपके बच्चों की माँ के प्रति भी होता है। आप अपने माँ के पीछे, उसके पल्लू के पीछे अपनी ज़िम्मेदारियों से हार नहीं सकते। कोई माँ बाप आपकी शादी नहीं कराता। मत भूलिए कि आपके लिए उस ऊपर वाले ने एक पार्टनर तय किया होता है, जो शादी के ज़रिए आपको मिलती है। आप सोचिए कि अचानक से एक लड़की अनजान सी आपके सामने लाके खड़ी कर दी जाती है। कोई भी हो सकती है, पर वो एक ख़ास आपके लिए होती है, क्योंकि उसका आपका संबंध वो ऊपर वाले ने आशीर्वाद के रूप में दिया होता है। पर आप ज़मीन पे उसकी कुरकती करके उस ऊपर वाले के आदेश को ना करते हैं, माँ के पीछे छुप करके। और वो कैसी माएँ हैं जो आपको आपका फ़र्ज़ नहीं निभाने दे रही हैं। चालाक हो ना, आप बनो चालाक। मत करो उनके नाम पे प्रॉपर्टी, मत दो उनके नाम पे पैसा, मत करो जॉइंट अकाउंट। फिर भी अगर वो कूककड़ कर रही हैं तो बताओ ना। फिर भी अगर वो शांति से आपके प्यार के लिए, आपके दो बोल के लिए, बिना ये सोचे कि उनके पास आगे बुढ़ापे में कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, फिर भी अगर आपका साथ दे रही है, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है जो ऐसी औरतों को त्याग देता है। आज एक कहानी नहीं थी, आज एक कहानी के पीछे छुपी हुई एक औरत की भावनाएं थी। ये आप में से शायद कईयों के दिल को दस्तक भी देगी। तो आज की कहानी, आज का किस्सा मैं यही ख़त्म करती हूँ। कल फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर की आवाज़ मैं अपने चैनल से लेकर के आती हूँ। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मेरा मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं और कहानियों की तलाश में और औरतों से चाय के प्याले के साथ मिलती हूँ और उनकी अंदर की गहराई में आपके लिए लेकर के आती हूँ। आपके पास भी कुछ है तो मेरे साथ शेयर कीजिए।